ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हर साल पब्लिश होती है और इसने साल दर साल पूरी दुनिया में ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर्ल्ड की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। अभी हम डिफेंस पर हर साल 81.4 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 2210 एयरक्राफ्ट, 4614 टैंक्स और नेवल फोर्सेस के पास शिप्स, फ्रीगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स जैसे 295 एसेट्स हैं। देखिए, इन नंबर से हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारे पास भारी भरकम संख्या में मिलिट्री हार्डवेयर्स, प्लेटफॉर्म्स एंड एसेट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इनकी एज और कॉम्पैटिबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिग 21 60 के दशक की सोवियत मेड सुपरसोनिक जेट है, जिसे हम आज 60 साल बाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मिग 21 एक सेकेंड जनरेशन फाइटर जेट है, जबकि आप देखोगे तो इंडिया से ऊपर जो बाकी तीन मिलिट्री पावर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना, इन्होंने अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिए हैं। हालांकि देर से ही सही, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स मिग 21 को 2024 तक कंप्लीटली रिटायर करने वाली है। मॉडर्नाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग की प्रॉब्लम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में काफी लंबे समय से थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे चाइना से बढ़ रहे कॉन्फ्लिक्ट और खतरे के बाद से इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कई दशकों से हम ये कहते आ रहे हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन आप देखोगे तो इंडियन आर्मी की 38 डिवीजन में से सिर्फ 12 डिवीजन ही ऐसी हैं जिनका चाइना के साथ आमना सामना हुआ है। बाकी डिवीजन्स तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर अटैक्स एंड डोमेस्टिक इंसर्जेंसी में ही इंगेज रहती हैं। इसका एक कारण यह है कि पहले चाइना बॉर्डर पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट के कंपैरिजन में काफी शांत रहता था, लेकिन जून 2020 में चीजें बदल गई। गोलियां तो नहीं चली, लेकिन गलवान वैली में इंडिया और चाइनीज ट्रूप के बीच में बहुत लंबे समय के बाद एक वायलेंट क्लैशेस हुए, जिसमें दोनों तरफ के सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। लद्दाख बॉर्डर पर आप देखोगे तो पहले 65 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन उनमें से अब 26 पॉइंट्स चाइना के कंट्रोल में हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने इंडियन डिफेंस फोर्सेस की प्रायोरिटीज को चेंज कर दिया। इस घटना से पहले सिर्फ एक इन्फेंट्री डिवीजन इस एरिया में 800 किलोमीटर के फ्रंट लाइन को मॉनिटर करती थी, लेकिन गलवान इंसिडेंट के बाद 68,000 सैनिक और बहुत सारे टैंक्स, जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स इस एरिया में तैनात कर दिए गए। ऐसी यूनिट्स जिनको पहले पाकिस्तान और चाइना दोनों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें अब सिर्फ चाइना पर फोकस करने को कहा गया है। चाइना को ध्यान में रखते हुए आर्मी कोर जिन कमांड्स के अंडर ऑपरेट करती थी, उन्हें भी चेंज कर दिया गया है। इसे समझने से पहले हम इंडियन आर्मी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। हमारी आर्मी 7 कमांड्स में ऑपरेट करती है, जिनमें से 6 ऑपरेशनल कमांड और एक ट्रेनिंग कमांड है। इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए नॉर्दर्न कमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके हेडक्वार्टर्स उधमपुर में है। इस कमांड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में काउंटर इंसर्जेंसी एंड डिफेंस ऑपरेशन को कंडक्ट करना। नॉर्दर्न कमांड के ऑपरेशनल यूनिट को 4 कोर्स के अंडर असाइन किया गया है, जो कि हैं 14 कोर, 15 कोर, 16 कोर एंड 1 कोर। लद्दाख बॉर्डर पर चाइना के साथ बढ़ रहे टेंशन की वजह से द स्ट्राइक 1 कोर को रीऑर्गेनाइज करके पाकिस्तान के पास वाले साउथ वेस्टर्न कमांड से चाइना के पास नॉर्दर्न कमांड में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस एरिया में नए रोड्स, टनल्स एंड ब्रिजेस बहुत तेजी से बनाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की स्पीड का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हो कि इस एरिया में जो भी रोड्स बने हैं, उनका 60% पिछले 3 सालों में बनाया गया है, यानी कि गलवान इंसिडेंट के बाद। इसके बाद सबसे बड़ा चेंज हुआ है इंडियन आर्मी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में। गलवान वैली के 6 महीने पहले 2020 में मौजूदा सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की एक नई पोस्ट क्रिएट करी, जिनके अंडर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ आएंगे, ताकि उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश की जा सके। ये क्लियरली देखा जा सकता है कि सीडीएस के हाथों में बहुत ज्यादा पावर होगी, वो तीनों आर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के पोस्ट या अरेंजमेंट की डिमांड बहुत लंबे समय, इनफैक्ट कारगिल वॉर के बाद से थी, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट्स इस बात से डरती थी कि एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री जनरल कहीं सिविलियन गवर्नमेंट या देश की डेमोक्रेसी पर भारी ना पड़ जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आर्मी के सामने थी कि उसे डिफेंस मिनिस्ट्री में ऐसे सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स के ओपिनियन को कंसिडर करना पड़ता था जिनके पास डिफेंस की कोई जानकारी नहीं होती। जैसे एक फाइनेंस एक्सपर्ट अपनी सीनियोरिटी की वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बन गए। अब इनकी एक्सपर्टीज ना तो डिफेंस मिनिस्ट्री के किसी काम की है और ना ही आर्मी की, लेकिन ये अपनी पोस्ट की वजह से डिफेंस के मामलों में इंटरफेयर कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करंट गवर्नमेंट ने डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक नया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया, जिसके हेड या सेक्रेटरी होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि डिफेंस का ही एक आदमी। अगली प्रॉब्लम थी आर्मी में एवरेज एज की, जो कि 32 साल थी, जिसे कम करने के लिए अग्निवीर स्कीम लाई गई। ये एक नई रैंक है जिसमें 46,000 लोगों को रिक्रूट किया जाना है, जिनकी सर्विसेज सिर्फ 4 सालों की होगी।
इस रिक्रूटमेंट की वजह से आर्मी की एवरेज एज 32 से घटकर 26 पर आ जाएगी। साथ ही ये स्कीम डिफेंस बजट पर पेंशन के लोड को कम करेगी। बट इस स्कीम को अग्निवीर के फ्यूचर को लेकर बहुत क्रिटिसाइज किया गया। अभी अगर आप दुनिया के मॉडर्न आर्मी लाइक चाइना या यूनाइटेड स्टेट्स को देखोगे तो वो थिएटर कमांड्स में ऑपरेट करती हैं। थिएटर कमांड बेसिकली इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती है। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। थिएटर कमांड वर्ल्ड वॉर का एक टर्म है जिसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया लाइक सी और लैंड, जहां पर डिफेंस फोर्सेस की तीनों विंग्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक सिंगल मिलिट्री कमांडर के अंडर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेट कर सके। स्मॉल स्केल पर इसी तरह का एक थिएटर कमांड हमारे पास है, अंडमान एंड निकोबार कमांड, जिसे 2001 में बनाया गया था। और दूसरा है 2003 में बना स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। ये एक प्रॉपर थिएटर कमांड नहीं है क्योंकि ये ज्योग्राफिकल एरिया पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियर एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एक ट्राई सर्विस कमांड है। इंडिया के लिए 5 थिएटर कमांड्स प्रपोज किए गए हैं, जिनमें नॉर्दर्न लैंड थिएटर जो कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड सेंट्रल सेक्टर को कवर करेगा, वेस्टर्न लैंड थिएटर जो पाकिस्तान पर फोकस करेगा, ईस्टर्न लैंड थिएटर ईस्ट इंडिया के लिए, मैरीटाइम थिएटर कमांड इंडियन ओशन के लिए और 5वां होगा लॉजिस्टिक कमांड। ये सारे थिएटर कमांड्स डायरेक्टली सीडीएस को रिपोर्ट करेंगे। सीडीएस बिपिन रावत की डेथ के बाद इन थिएटर कमांड्स को अभी हकीकत बनने में काफी टाइम लगेगा। अभी तक हमने जो भी बातें की वो बेसिकली हमारे डिफेंस फोर्सेस के स्ट्रक्चरल चेंजेस से रिलेटेड थी। लेकिन आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया ये तीनों डिफेंस रिलेटेड आर&डी में इंडिया से बहुत एडवांस हैं। डीआरडीओ की मिसाइल्स को जितनी सक्सेस मिली उतनी सक्सेस ना तो अर्जुन टैंक को मिली और ना ही तेजस एयरक्राफ्ट को। हमारी डिफेंस फोर्सेस ज्यादा रिलायबल रशियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन वेपन्स प्रेफर करती हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी। 2014 में आर्मी के 7 फील्ड कमांडर्स में से किन्हीं के पास आर&डी पर खर्च करने के लिए कुछ नहीं था। 2021 में आर्मी की ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड को टेक्नोलॉजी पर खर्च करने के लिए $8 लाख दिए गए। एक साल बाद उसे बढ़ाकर $18 मिलियन कर दिया गया। इतनी जोरदार इंक्रीमेंट के बाद भी हमारा बजट अमेरिका और चाइना के सामने कुछ नहीं है। चाइना के खतरे को देखते हुए आज की तारीख में नॉर्दर्न कमांड को नई टेक्नोलॉजी बाई और मेंटेन करने के लिए $240 मिलियन दिए गए हैं। नॉर्दर्न कमांड यानी कि पहाड़ों के आसपास। आप अभी भी देखोगे तो इंडियन आर्मी म्यूल्स या खच्चरों का इस्तेमाल करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आर्मी के पास 10,000 म्यूल्स हैं जो कि उसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन अब आर्मी इन म्यूल्स की जगह कार्गो ड्रोन्स को इस्तेमाल करने का प्लान बना रही है। आर्मी कुछ मेड इन इंडिया कार्गो ड्रोन्स को टेस्ट कर रही है जो कि 50 केजी तक के वेट को पहाड़ों पर ले जा सकते हैं। अभी तक की इस वीडियो में हमने आर्मी के बेसिक स्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्म एम्यूनेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हुए डेवलपमेंट के बारे में जाना। लेकिन इतना होने के बाद भी हम चाइना से बहुत पीछे हैं। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तब हमारा डिफेंस बजट चाइना का सिर्फ 23% था, जो कि अब बढ़कर 28% हो चुका है। अगेन डेवलपमेंट हुई है लेकिन बहुत स्लो है। इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल टारगेट है 42 स्क्वाड्रन का, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है। 42 तक पहुंचने के लिए हमें 200 से ज्यादा प्लेन्स चाहिए। MiG-21 को हम जितनी तेजी से हटा रहे हैं उतनी तेजी से नए प्लेन्स को एयरफोर्स में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से प्लेन्स की कमी बढ़ती जा रही है। हालांकि इस कमी को पूरा करने के लिए तेजस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में अगर आप देखोगे तो इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से लगभग 1 दशक पीछे है। सिमिलरली इंडियन नेवी भी चाहती है कि 2035 तक उसके पास 175 शिप्स का फ्लीट हो, लेकिन अभी इंडियन नेवी के पास शिप्स एंड सबमरीन की संख्या 150 है, जबकि चाइना के पास 370। इंडिया ने अभी एक $4.8 बिलियन का एयरक्राफ्ट कैरियर ऑर्डर किया है। ये एटलीस्ट 28 फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है, लेकिन इंडिया का नया एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी की उम्मीदों से छोटा है और चाइना के सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर से आधे वजन का है। चाइना के पास जो सबसे नया डिस्ट्रॉयर है वो 112 मिसाइल कैरी कर सकता है, जबकि इंडिया का डिस्ट्रॉयर सिर्फ 8 से 16 मिसाइल ही कैरी कर सकता है। इंडियन आर्मी के पास भी हथियारों को लेकर प्रॉब्लम है। हमारे 45% से ज्यादा इक्विपमेंट्स पुराने हो चुके हैं। इंडियन पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसके अनुसार हमारे पास 40 दिनों तक 2 फ्रंट वॉर लड़ने की क्षमता है। अब यहाँ पर अच्छी खासी डेवलपमेंट दिखती है, क्योंकि 2017 में कैग की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास सिर्फ 10 दिनों तक की लड़ाई को सपोर्ट करने का ही एम्यूनेशन था। आप देखोगे तो पिछले 1 दशक में इंडिया की डिफेंस फोर्सेस में काफी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए हैं। हम अपने आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहे हैं।
इन सब चीजों में काफी टाइम और पैसा लगता है। हम आज चाइना के कंपैरिजन में जितने पीछे दिखाई दे रहे हैं, चाइना भी अमेरिका के कंपैरिजन में उतना ही पीछे है। अगर हम रेशियो वाइज देखें तो इंडिया और चाइना के डिफेंस बजट में वही अंतर है जो चाइना और अमेरिका के डिफेंस बजट में है। हमारे लिए सबसे जरूरी है आर्मी को सुनना और उनकी जरूरतों को समझकर उसके अनुसार काम करना। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।